Hello students, welcome to class 10th. And dear student, as you know that we are continuing our chapter number 2nd of geography. The name of the chapter is वन और वन्य जीव संसाधन और इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सुभेद्य प्रजातियाँ। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने जो है संकट ग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके विषय में पढ़ा था और आज जो हमारा विषय है वो है सुभेद्य प्रजातियां। तो देखिए जब किसी प्रजाति की जो जनसंख्या है वो इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने के जो प्रबल संभावना हो जाए, यानी कि मतलब इतनी ज़्यादा कम हो जाए कि उसकी जो संभावना है ख़त्म होने की वो बिल्कुल श्योर हो जाए, तो उस प्रजाति को हम सुभेद्य प्रजाति कहते हैं। और जैसा कि आपके सामने जो है इसके उदाहरण भी हैं, जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा की जो डॉल्फिन्स हैं, ये जो प्रजातियां हैं ये अब जो है देखने में भी नहीं आती हैं। तो ये प्रजातियां जो है सुभेद्य प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रजाति है वो है दुर्लभ प्रजाति। तो देखिए इस प्रजाति के अंतर्गत कौन से जीव जंतु आते हैं। देखिए जब किसी प्रजाति की जो जनसंख्या है वो इतनी कम हो जाए कि जो है उसके जो संकटग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम दुर्लभ शब्द से आप समझते भी होंगे। दुर्लभ मतलब जिसको बहुत कम देखा जाए, यानी जो देखने में भी कम आए। तो ऐसी प्रजातियां जो हैं दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। इसके उदाहरण जो हैं आपके सामने हैं, जैसे हिमालय के भूरे भालू हैं, एशियाई भैंस है, रेगिस्तानी जो लोमड़ी है और हॉर्नबिल नाम की ये जो जीव जंतु हैं ये जो हैं दुर्लभ प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी स्थानीय प्रजातियाँ। तो देखिए बच्चों, स्थानीय प्रजातियों में कौन से जीव जंतु आते हैं। तो देखिए कुछ जो प्रजातियाँ हैं वो केवल किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय प्रजातियों से ही आप समझ गए होंगे, इस शब्द से ही आप मतलब इसका समझ गए होंगे। स्थानीय मतलब किसी स्थान विशेष में पाई जाने वाली जो कुछ प्रजातियां हैं वो स्थानीय प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। ऐसी प्रजाति को उस क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति कहा जाता है। तो देखिए अगर हम उदाहरण से समझें तो देखिए अंडमानी जो टील है, निकोबार के जो कबूतर हैं और अंडमान के जो जंगली सूअर हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो मिथुन हैं, ये जो प्रजाति है ये सभी जो है स्थानीय प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। ये जो हैं ये इसी स्थान पर विशेष तौर पर पाई जाती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों हमारी नेक्स्ट है लुप्त प्रजातियां। देखिए लुप्त जो शब्द का अर्थ होता है वो होता है बिल्कुल ही जो ख़त्म हो चुकी है, समाप्त हो गई है, जो देखने में हमें कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रजाति जो अब नहीं पाई जाती हैं, यानी कि बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, वो लुप्त प्रजाति कहलाती हैं। कोई कोई प्रजाति किसी खास स्थान, क्षेत्र, देश, महादेश या जो है पूरी धरती से विलुप्त हो चुकी हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि ये जो प्रजाति हैं ये अगर आप देखते हैं तो आज के समय में ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं, ये दुनिया के किसी भी कोने में प्राप्त नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वनस्पति जात और प्राणी जात के विलुप्त होने के कारण क्या है। ह्रास मतलब इसका नुकसान होने, मतलब इसका इतनी हानि किन कारणों से हुई है। तो देखिए वन बाय वन जो है हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कृषि में विस्तार। तो देखिए कृषि जो क्षेत्र है उसमें विस्तार से मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इसको। यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि सर्वेक्षण के अनुसार ये पाया गया है कि 1951 से लेकर के 1980 के बीच में 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से भी जो अधिक वन क्षेत्र है उसको कृषि भूमि में बदल दिया गया है। यानी कि देखिए जो वन हैं, वनों को काट करके उस भूमि को जो है कृषि योग्य बना दिया गया है। और
जो है इसी के साथ ही जो आदिवासी क्षेत्रों के एक बहुत बड़े भूभाग को झूम खेती और पेड़ों की कटाई से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो देखिए मतलब ये ऐसी जो कार्य हैं, ये इस तरह की एक्टिविटी है जो कि मतलब भूमि के जो क्षेत्र को वनों से विहीन कर देती है। यानी कि जो अगर आप देखेंगे कि इतनी ज़्यादा मात्रा में जो वनस्पति जगत है, जो उसको ह्रास यानी कि उसको नुकसान पहुंचाना जो है, ये सबसे बड़ा एक कारण है कि हम जिस तरह से जो है भूमि का विस्तार कर रहे हैं वनों को काट करके। जैसे झूम खेती की यहाँ पर अभी बात हुई है, तो झूम खेती में क्या करते हैं किसान, जो है बहुत बड़े क्षेत्र को जो है वन के बहुत बड़े क्षेत्र को जला करके जो है उसकी राख को ज़मीन के अंदर मिला करके उस पर जो है काफ़ी लंबे समय तक खेती करते हैं। और जैसे 1-2 साल के बाद जो है वो ज़मीन जो है उपजाऊपन खोने लगती है, तो इसके बाद जो है वो उस जो क्षेत्र को छोड़ करके और ऐसे ही किसी दूसरे क्षेत्र की तलाश में जो है किसी दूसरे क्षेत्र को वहाँ से वनों का सफाया करते हैं। तो इस तरह की जो खेती है उसको झूम खेती कहते हैं, और इससे जो है पेड़ों को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नुकसान पहुँचता है। बहुत बड़े क्षेत्र से जो है वन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संवर्धन वृक्षारोपण। तो देखिए संवर्धन वृक्षारोपण से क्या अभिप्राय है। देखिए जब व्यावसायिक महत्व के लिए किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है, यानी कि व्यवसाय, यानी कि आप ये जैसे मान लीजिए हम जो व्यापार आदि के लिए करते हैं, आपने कई बार देखे हैं जैसे ये मैच स्टिक बनती हैं, माचिस की जो तिलियाँ बनती हैं, उसके लिए जो है पॉपुलर के जो वृक्ष हैं वो बोए जाते हैं, स्पेशली ख़ास तौर पर। तो इस तरह से जो है किसी एक प्रजाति के जो वृक्षों का जो है वृक्षारोपण किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है संवर्धन वृक्षारोपण कहा जाता है। यानी कि इससे जो है कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण होने की वजह से जो है अन्य पेड़ पौधों को जो है महत्व बहुत कम दिया जाता है, और जो है उनकी जो संख्या है वो कम होती चली जाती है। तो देखिए बच्चों, इससे जो है भारत के कई भागों में संवर्धन वृक्षारोपण जो है किया गया है, ताकि जो कुछ चुनिंदा प्रजातियां हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इससे क्या है, इससे अन्य प्रजातियों का उन्मूलन हो गया है, यानी कि अन्य प्रजातियों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट है विकास परियोजनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से पहले जो है हमारा देश इतना अधिक जो है विकसित नहीं था। तो देखिए अपने देश की अधिक तरक्की के कारण, जैसे उसको अधिक जो है विकसित बनाने के कारण जो है कई ऐसी परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिसे हम इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए आज़ादी के बाद से जो है बड़े पैमाने वाली जो कई विकास परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया था। इससे क्या हो गया, जंगलों को भारी क्षति हुई है। तो देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे जो देश के अंदर काफ़ी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी, यानी बहुत उद्योग धंधे जो हैं वो विकसित किए गए थे, जिसके कारण जो है देखिए उन्हें बिजली की भी आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों में जो है, इन क्षेत्रों में जो बहुत ज़्यादा संख्या में वनों को काट करके जैसे मान लीजिए उद्योग धंधे विकसित कर दिए गए हैं, या जो डैम्स परियोजनाएं वगैरह जो बनाई गई थी जिनके जो मतलब बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो उसमें भी जो है वन के बहुत बड़े क्षेत्र को जो है काफ़ी क्षति होती है। और देखिए 1951 से आज तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कम से कम जो है 5,000 वर्ग जो से भी किलोमीटर से भी जो अधिक वन है उनका सफाया हो चुका है। मैंने आपको पहले यही बता रही थी कि भाई किस तरह से जो है ये जैसे नदी घाटी परियोजनाएं हैं या जो उद्योग धंधे जो विकसित किए गए हैं देश के अंदर, तो इनके कारण जो है बहुत बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े जो है वनों से युक्त क्षेत्र को जो है वनों से जो है मतलब विहीन कर दिया गया है। वन वहाँ से बिल्कुल मतलब उनका वनों का सफाया कर दिया गया है। तो देखिए इससे भी जो है वनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है खनन। देखिए खनन से कई क्षेत्रों में जो है जैविक विविधता को काफ़ी जो है नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व है, जो इसमें जो है
डोलोमाइट का जो खनन हो रहा है, जिसके कारण जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र से जो है वनों का सफाया हो गया है। तो ये खनन का जो कार्य होता है, इससे भी जो है वनों को काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है संसाधनों का असमान बंटवारा। तो देखिए असमान बंटवारे से मतलब क्या है, देखिए जो अमीर हैं और गरीबों के बीच में जो संसाधन है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनका असमान बंटवारा हुआ है। इससे जो अमीर लोग हैं ये संसाधनों का दोहन करते हैं, यानी अत्यधिक जो है इस्तेमाल करते हैं अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए, और पर्यावरण को इससे जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो देखिए बच्चों, ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये वनस्पति जगत के और जो वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए काफ़ी जो है संकट उत्पन्न करने वाले हैं, और यही जो है सबसे बड़े जो हैं इनके नुकसान के कारण हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।